वेलकम बैक। तो चलिए अब प्लेस ऑफ सप्लाई रिवाइज करते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई इज कंप्लीटली गिवन इन IGST एक्ट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द एंटायर कंट्रोल ओवर डिटरमाइनिंग कंजम्पशन। अब हम सेक्शन 7 से 14 तक पढ़ेंगे। सेक्शन 7 डील्स विथ इंटर स्टेट सप्लाई। अब कब किस ट्रांजैक्शन को इंटर स्टेट सप्लाई मानेंगे? जब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन टू डिफरेंट स्टेट्स, टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरी, वन स्टेट वन यूनियन टेरिटरी, प्लस 3 ट्रांजैक्शन को हमेशा इंटर स्टेट सप्लाई माना गया है। जब सप्लायर इंडिया में है और प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया में है, फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट्स। दूसरा, सप्लाई टू और बाई SEZ यूनिट और डेवलपर। एंड लास्ट वन, इन द टैक्सेबल टेरिटरी नॉट बीइंग अ इंट्रा स्टेट सप्लाई। ये 3 केसेस को हमेशा इंटर स्टेट माना गया है। फिर सेक्शन 8 डील्स विथ इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई तब होगा जब सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अब ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ दिया हुआ है सर? ये दिया हुआ है 10, 11, 12 एंड 13। ये 4 प्रोविजन में प्लेस ऑफ सप्लाई दिया हुआ है। 14 हेल्प्स अस फॉर OIDR, उनका अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। एक सेक्शन 14A भी है जो हम लोग ऑनलाइन मनी गेमिंग रिवाइज करते समय पढ़ेंगे। अब 9 डील्स विद टेरिटोरियल वाटर्स। टेरिटोरियल वाटर्स 9 यही बोलता है कि डोंट कीप द सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई इन वाटर्स। अगर सप्लायर का लोकेशन पानी में है तो ब्रिंग इट टू द नियरेस्ट कोस्टल स्टेट। उससे सबसे नज़दीक जो कोस्टल स्टेट है उसमें सप्लायर को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और उसके हिसाब से ही देखा जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई अगर पानी में आ रहा है, जैसे कोई रिपेयर एक्टिविटी किया पानी में, सो प्लेस ऑफ सप्लाई तो वहाँ है क्योंकि परफॉर्म वहाँ किया है, तो पानी में नहीं रखना है, ब्रिंग इट टू द नियरेस्ट कोस्टल स्टेट। 10 डील्स विथ प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स, domestic transactions. 11 deals with place of supply for goods, international transactions. 12 deals with place of supply for services, domestic transactions, जहाँ सप्लायर एंड रेसिपिएंट दोनों इंडिया में हैं। 13 डील्स विथ प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, जहाँ दोनों में से एक या दोनों के दोनों आउटसाइड इंडिया हैं, तब हम यूज़ करते हैं 13। 14 इज रिलेटेड टू OIDAR सर्विस, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज। देन चलिए हम 13 से शुरू करेंगे। पहले सर्विस इंडस्ट्री ख़त्म कर देते हैं, देन 13 पढ़ने के बाद 12 विल बी ईजी और उसके बाद 10 एंड 11 विल बी वेरी ईजी। 13 कब यूज़ करते हैं? जब वन ऑफ देम और बोथ ऑफ देम आर आउटसाइड इंडिया, देन वी यूज़ 13। 13(1) तो जनरली बोलता है कि हम 13(1) कब बोलता है कि ये 13 अप्लाई कब होगा? जब सप्लायर या रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है, तब हम 13 यूज़ करते हैं। 13(2) जनरली प्लेस ऑफ सप्लाई जनरली तभी यूज़ करेंगे व्हेन इट इज़ नॉट कवर्ड बाय एनी ऑफ दी स्पेसिफिक केसेस। अगर कोई स्पेसिफिक केस में कवर हो रहा है तो प्लीज़ स्पेसिफिक विल ओवरराइड जनरल। और ये 13(2) में भी लिखा हुआ है कि 13(2) तभी लगेगा जब कोई केस 13(3) से 13(13) में कवर नहीं हो रहा है। जनरली द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। अगर वो रेसिपिएंट का लोकेशन अवेलेबल नहीं है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब आप जनरली रेसिपिएंट का लोकेशन कलेक्ट नहीं करते हो, जैसे कि डिमांड ड्राफ्ट बनाते समय बैंक जनरली लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट कलेक्ट नहीं करता है, देन इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ द सप्लायर। फिर आता है परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस 13(3). ना परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस में गवर्नमेंट ने कहा है अगर गुड्स रिलेटेड हुआ और
अगर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से हो रहा है तो लोकेशन ऑफ द गुड्स। बट सर हम कैसे फाइंड करेंगे कि इफ़ समथिंग इज़ परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस? याद रखना, गुड्स के केस में रेसिपिएंट विल मेक इट अवेलेबल टू दी सप्लायर। मतलब रेसिपिएंट ने वो गुड्स दिए सप्लायर को और सप्लायर कोई प्रोसेस या ट्रीटमेंट कर रहा है उन गुड्स पे, तब उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस। और इंडिविजुअल्स के केस में जहाँ फिजिकल प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड विद दी सप्लायर, इंडिविजुअल का फिजिकल प्रेजेंस चाहिए, जैसे कि क्लासरूम कोचिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, इट कैन ऑल्सो बी अ केस ऑफ हेल्थ केयर सर्विस, कॉस्मेटिक सर्जरी, लग्जरी, ये सब केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ फिजिकल प्रेजेंस चाहिए इंडिविजुअल का। तो परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस कब होता है? गुड्स आर मेड अवेलेबल विद द recipient by the recipient to the supplier, and second individual physical presence is required। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से हो रहा है, मतलब एक सिस्टम है बैंगलोर में और यूएस में बैठ के एक टेकी उसको ठीक कर रहा है विदाउट कमिंग टू इंडिया, ना तो लैपटॉप बाहर गया है, वो लैपटॉप को किसी सॉफ्टवेयर से व्यू करके ठीक कर रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होगा? लोकेशन ऑफ द गुड्स। और अगर सर अदर देन इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से हुआ तो फिर जहाँ भी परफॉर्म हुआ दैट विल बी रिगार्डेड एज प्लेस ऑफ सप्लाई। इंडिविजुअल्स के केस में वेयर एवर द सर्विस वॉज परफॉर्म्ड। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना, इफ द गुड्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया फॉर रिपेयर एंड री एक्सपोर्टेड विदाउट बीइंग पुट टू यूज इन इंडिया, तो इंडिया में आया, रिपेयर हुआ और रिपेयर होने के बाद वापस बाहर भेज दिया, तो रिपेयर तो इंडिया में हुआ था, फिर भी हम 13(3) यूज़ नहीं करेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में नहीं होगा, नहीं तो टैक्स लग जाएगा और ये तो फिर एंकरेज नहीं होगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा 13(2), तो 13(3) जब नहीं लग रहा है तो 13(2), और 13(2) में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, रेसिपिएंट का लोकेशन यूज़ हो जाएगा। तो से सपोज एक नेपाल से एक म्यूज़िक सिस्टम रिपेयर करने के लिए बिहार आया, तो म्यूज़िक सिस्टम रिपेयर कहाँ हुआ? बिहार में। उसके बाद ना वो वापस नेपाल लेके चले गया, इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट दैट इज आउटसाइड इंडिया एंड इट वुड नॉट बी इन इंडिया जहाँ वो परफॉर्म हुआ था। ठीक है, 13(3) इमूवेबल प्रॉपर्टी का बात करता है। प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। बेसिकली स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज का बात कर रहे हैं, या प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज हो सकता है, रियल एस्टेट एजेंट की सर्विस हो सकती है, स्पेसिफिक ओपिनियन ऑन अ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकता है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकता है, माइनिंग, लीज, आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन, ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी में फॉल करते हैं। फिर एडमिशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट, दोनों चीज़ के लिए 13 में वेयर द इवेंट इज हेल्ड, जहाँ भी इवेंट हो रहा है दैट विल बी यूज्ड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कब 13 लगाना है कब 12 लगाना है पहले वो डिसाइड करना। डोंट जंप टू कंक्लूजन्स विदाउट डिसाइडिंग दिस। 13 यूज होता है जब वन ऑफ देम इज आउटसाइड इंडिया, और 12 यूज होता है व्हेन बोथ आर इन इंडिया। अगर मोर देन वन प्लेस इंक्लूडिंग टैक्सेबल टेरिटरी में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन इन द टैक्सेबल टेरिटरी, और ये 3, 4, 5 को अप्लाई होता है। तो जैसे ही इमूवेबल प्रॉपर्टी 3 लोकेशन में है, श्रीलंका, चाइना, इंडिया, पर एग्रीमेंट एक ही बना हुआ है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होगा पूरा कॉन्ट्रैक्ट का? इंडिया। सर अब इंडिया में कैसे डिवाइड करेंगे? अगर इंडिया के 3-4 प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट एक ही है, एक प्रॉपर्टी कर्नाटका में, एक प्रॉपर्टी महाराष्ट्र में, एक प्रॉपर्टी गुजरात में, एक प्रॉपर्टी दिल्ली में, तो क्या करेंगे सर? देन इट विल बी इन ईच स्टेट, हर स्टेट को मिलेगा रेवेन्यू। पहले अग्रीमेंट के हिसाब से जाना, अगर अग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। एंड इज इट प्रिस्क्राइब्ड सर? यस, इट इज प्रिस्क्राइब्ड इन IGST रूल्स 2017। फिर
13(8) तीन सर्विसेज जहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ सप्लायर। ये ना डिपार्टमेंट का फेवरेट है, क्योंकि उनको हमेशा लगता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ सप्लायर है वही होगा। सप्लायर तो इंडिया में है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में हो गया, तो एक्सपोर्ट बेनिफिट ये सबके लिए नहीं मिलता है। अब सर अगर प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ सप्लायर दोनों एक ही स्टेट में है तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाई हो जाएगा। हाँ, यू विल यूज़ दिस, क्योंकि इंस्टीट्यूट यूजेस दिस कि इंट्रा स्टेट हो जाएगा। प्लस एक हाई कोर्ट का जजमेंट है, बॉम्बे हाई कोर्ट का, धर्मेंद्र एम जानी, जहाँ लिखा हुआ था कि जब भी कोई 13 का केस होगा तो वो इंट्रा स्टेट हो ही नहीं सकता है, वो इंटर स्टेट सप्लाई होगा। बट इंस्टीट्यूट गिव्स बोथ द अल्टरनेट आंसर्स। अगर लोकेशन ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है तो, और 13 का केस है, तो या तो आप इंटर लिख सकते हो या इंट्रा लिख सकते हो। यू कैन गो बाय इंट्रा विदाउट एनी डिफिकल्टी। अब 13(8) में जैसे ही फॉल होते हो ना तो एक प्रॉब्लम आ जाता है, और वो प्रॉब्लम है प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ सप्लायर। और हम लोग यही दो फैक्टर देखते हैं टू डिटरमाइन प्लेस टाइप ऑफ टैक्स। तो टाइप ऑफ टैक्स के लिए क्या क्या चीज़ देखते हैं? लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर दोनों एक ही स्टेट में हुआ तो वो तो इंट्रा स्टेट हो जाएगा, आपको एक्सपोर्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा इवन इफ योर रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, इवन इफ यू आर गेटिंग फॉरेन करेंसी, बिकॉज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस होने के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन इज प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी आउटसाइड इंडिया। अब देखते हैं कौन से 3 सर्विसेज है। पहला, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अकाउंट होल्डर्स। बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अकाउंट होल्डर्स। अब when we talk about banking services provided to account holders, account holder is defined any account which is bearing a interest, मतलब जिसे जो अकाउंट इंटरेस्ट कमा रहा है वही अकाउंट माना जाएगा इसमें। तो एक सर्कुलर था सीबीआईसी का जहां फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपीआईज, वो लोग ना डीमैट अकाउंट सिक्योरिटीज़ वगैरह इंडियन बैंक्स के साथ रखते हैं, कस्टोडियल सर्विसेज बोलते हैं। उस केस में क्या उनको अकाउंट होल्डर माना जाएगा? सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया कि वो लोग अकाउंट होल्डर नहीं होंगे, इसीलिए वो 13(8) नहीं होगा, 13(2) होगा। और 13(2) होते ही प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और वो एक्सपोर्ट हो जाएगा, तो आपको जीएसटी चार्ज नहीं करना होगा टू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। दूसरा, इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी वो है जो अरेंज करता है या फैसिलिटेट करता है क्या? गुड्स, सर्विसेज या सिक्योरिटीज़। वो अपने ओन अकाउंट पे कुछ नहीं करता है, वो खाली फैसिलिटेट कर रहा है, वो खाली हेल्प कर रहा है सप्लायर और रेसिपिएंट को कनेक्ट करने में। वो खुद अपनी तरफ से ना तो सप्लायर को कोई सर्विस दे रहा है, ना रेसिपिएंट को कोई सर्विस या गुड सप्लाई कर रहा है। अब इसमें ना इन गवर्नमेंट ऑफिसर्स को हमेशा लगता था कि सब लोग इंटरमीडियरी है, और वो लोग रिफंड डिनाई कर देते थे, क्योंकि अगर आप एक्सपोर्टर हो ना तो आपने परचेस पे जो टैक्स पे किया है उसका रिफंड ले सकते थे। तो डिपार्टमेंट ऑफिसर्स ये लोग को रिजेक्ट कर देते थे, बोलते हो रिफंड नहीं, आपको तो आउटपुट पे टैक्स पे करना है क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है। तो बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस दिए सीबीआईसी ने। पहला था बीपीओ केपीओ। बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, वो लोग तो पूरा काम करते हैं ना, वो लोग थोड़े एजेंट थोड़े हैं, वो लोग खाली सप्लायर और रेसिपिएंट को मिला थोड़े रहे हैं, वो लोग तो खुद अपने बिहाफ पे कॉल्स पिकअप करते हैं, कॉल सेंटर सेटअप करते हैं, पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन देखते हैं। तो दे डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, इसीलिए इट विल बी 13(2) नॉट 13(8). फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो फॉरेन क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, अब वो मीडिया हाउसेस से कॉन्टैक्ट करते हैं, पर वो एक ही जॉब नहीं है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी मीडिया हाउस से कांटेक्ट करता है, नेगोशिएट करता है, फिर थोड़ा कैसा ऐड दिखाना है, कब दिखाना है, कौन टारगेट ऑडियंस होना चाहिए, ये सब चीज़ का एनालिसिस करता है। तो वो तो पूरा सर्विस ओन अकाउंट पे कर रहा है, वो थोड़े इंटरमीडियरी हुआ, उसको एजेंट थोड़े बोल देंगे। वापस 13(2) का केस होगा। पर अगर कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी खाली हेल्प कर रहा है ये बताने में कि कौन सप्लायर है कौन रेसिपिएंट है, तुम दोनों बात कर लो और मेरे को कमीशन दे देना, हाँ, तब वो इंटरमीडियरी बन जाएगा।
फिर इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेसिंग, कुछ कुछ फॉरेन कंपनीज का ना इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेसिंग इंडियन कंपनीज करते हैं, तो वो जो इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेसिंग की सर्विस दे रहा है, क्या मैं इंटरमीडियरी बन गया? नहीं, मैं तो पूरा प्रोसेसिंग कर रहा हूँ क्लेम का ऑन बिहाफ ऑफ द फॉरेन इंश्योरर, तो इन दैट केस ऑल्सो इट इज़ 13(2). फिर डेटा होस्टिंग सर्विसेज, वेब होस्टिंग, डेटा होस्टिंग सर्विसेज, उसमें भी सारा का सारा आईटी टेक्नोलॉजी यूज होता है एट माई एंड, आई एम नॉट जस्ट अ एजेंट, इट विल अगेन बी अ केस ऑफ 13(2). उसके बाद थर्ड वन इज हायरिंग ऑफ अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अप टू 1 month अदर देन एयरक्राफ्ट और वेसल बट इंक्लूडिंग यॉट। नाउ शॉर्ट टर्म रेंटिंग का बात कर रहे हैं, कोई भी व्हीकल अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लगते हो, जैसे गोवा गए तो एक बाइक ले लिया, तो 2 दिन के ले लिया, 5 दिन के ले लिया, देन इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ सप्लायर, क्योंकि लॉ बिलीव्स कि शॉर्ट टर्म रेंटिंग आप उधर ही उधर यूज करते हो और इसीलिए प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी लोकेशन ऑफ सप्लायर। अब अगर मोर देन 1 month वगैरह रहा तो 13(2), एयरक्राफ्ट और वेसल रहा तो 13(2, यॉट विच इज अ प्राइवेट क्रूज टाइप, थोड़ा छोटा सा होता है यॉट, तो दैट विल अगेन बी कंसिडर्ड अप टू 1 month इन 13(8). अगर मोर देन 1 month के लिए है तो 13(2) में चले जाएगा। 13(9) पहले हुआ करता था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, बट इट हैज़ बीन डिलीटेड, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज डिटरमाइंड एज पर 13(2). बट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का क्वेश्चन आएगा ना, तो थोड़ा ध्यान रखना, सप्लायर जो गुड्स भेज रहा है वो नहीं होता है, सप्लायर होता है जो गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और रेसिपिएंट कौन होता है सर? पर्सन लायबल टू पे फ्रेट। और जनरली कौन लायबल होता है फ्रेट पे करने के लिए? कंसाइनर। फिर 13(10) ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, द लॉ सेज embarks for a continuous journey, passenger embarks for a continuous journey, जहाँ उसने अपनी जर्नी शुरू की, that place will be regarded as place of supply। continuous journey क्या होता है? something which does not involve a stopover। सर stopover क्या होता है? जहाँ आप डिसएम्बार्क कर सकते हैं either to break the journey और continue it at a later point of time। जैसे कि एक कनेक्टिंग फ्लाइट है बैंगलोर मुंबई दिल्ली, और मैं अपने सीट पे बैठा हूँ, मुंबई में फ़्लाइट रुका, मैं नहीं उतर सकता हूँ क्योंकि मैंने तो बैंगलोर दिल्ली बुक किया है, इन दैट केस इट इज़ कंटिन्यूस जर्नी मेरे लिए, क्योंकि मैं तो बैंगलोर से दिल्ली जा रहा हूँ, तो इसे एक जर्नी माना जाएगा मेरे लिए। दो मुंबई में फ़्लाइट रुका पर आई कैनॉट डिसएम्बार्क इन मुंबई। बट दूसरा केस होता है चेंजिंग फ्लाइट। चेंजिंग फ्लाइट मतलब सेम बैंगलोर मुंबई दिल्ली, अब बैंगलोर से मुंबई एक फ़्लाइट, फिर सब लोग नीचे उतर गए, मैं भी नीचे उतर गया, फिर 2 hours वहाँ वेट किया, फिर नेक्स्ट फ्लाइट था मुंबई से दिल्ली, देन इन दैट केस इसको 2 जर्नी माना जाता है, इसको कंटिन्यूस जर्नी नहीं माना जाता है। ऑन बोर्ड सर्विसेज, ऑन बोर्ड सर्विसेज द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर। व्हीकल जहाँ से पहली बार डिपार्ट किया दैट विल बी यूज्ड एज प्लेस ऑफ सप्लाई। 13(12) रेड विथ सेक्शन 14 OIDAR। OIDAR क्या होता है? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज। तो कोई डेटाबेस मेंटेन कर रहा है या ऑनलाइन इंफॉर्मेशन मेंटेन कर रहा है और वो मैं एक्सेस कर सकता हूँ, जैसे कि डेटा होस्टिंग, वेब होस्टिंग, trying to find out whether it is a case of data storage या गूगल ड्राइव स्पेसेस, यूट्यूब पे वीडियोस देखना, एडवर्टाइजमेंट ऑन यूट्यूब, ये सब OIDAR होता है। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब इसमें ना सेक्शन 14 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। से सपोज सप्लायर आउटसाइड इंडिया है, अगर सप्लायर आउटसाइड इंडिया और B2B ट्रांजैक्शन है तो रेसिपिएंट जो इंडिया में है ना, ही विल पे द टैक्स अंडर RCM, कोई दिक्कत ही नहीं। B2C है, C है, तब सप्लायर जो बाहर है ना उसको इंडिया में आके रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और उसको टैक्स पे करना पड़ेगा।
सर ये सी डिफाइंड है, हाँ, इसको बोलते हैं नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट कौन है? एनी पर्सन हु इज अनरजिस्टर्ड पर्सन, प्लस इसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी इंक्लूड होता है जिसने टीडीएस के लिए रजिस्ट्रेशन ले रखा है। जैसे कि सीबीआई कोई आउटवर्ड सप्लाई प्रोवाइड नहीं करता है, तो सीबीआई के पास कोई रेगुलर रजिस्ट्रेशन नहीं है। सीबीआई टीडीएस के लिए रजिस्ट्रेशन लेता है, क्योंकि टीडीएस अंडर जीएसटी बोलता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा एट सोर्स एंड फिर ही बैलेंस पेमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए ना वो लोग टीडीएस रजिस्ट्रेशन लेते हैं। तो क्या उनको इस प्रोविजन के लिए रजिस्टर्ड पर्सन माना जाएगा या अनरजिस्टर्ड? इस प्रोविजन के लिए वो लोग को अनरजिस्टर्ड पर्सन माना जाएगा। फिर आता है 1313 प्लेस ऑफ सप्लाई, 2 ट्रांजैक्शन के लिए, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फार्मा इंडस्ट्री। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। इसमें बायो एनालिटिकल स्टडीज़, क्लिनिकल ट्रायल्स, चेकिंग दी एफिकेसी, मतलब कितना इफेक्टिव मेडिसिन है, वो सब ना इंडिया में चेक होता है। हम फॉरेन क्लाइंट्स को ये प्रोवाइड करते हैं, तो ये सब इंडिया में चेक होता है। तो अगर परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस हो गया तो प्लेस ऑफ सप्लाई तो इंडिया हो गया। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया हो गया तो एक्सपोर्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, फिर हम जीएसटी चार्ज करेंगे, हम लोग का तो बिजनेस चले जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा फार्मा इंडस्ट्री का रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट प्रोवाइडेड देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट क्वालिफाइज टू बी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। दूसरा, वेसल और एयरक्राफ्ट रिलेटेड एमआरओ। व्हाट इज एमआरओ सर? मेंटेनेंस, ओवरहॉल, रिपेयर। मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट यूज होगा। तो एयरक्राफ्ट और वेसल जो बिजनेस के लिए यूज होते हैं या उनके इंजिन्स, इफ उनका मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल इंडिया में हो रहा है, इवन दो द मेंटेनेंस रिपेयर इज हैपनिंग इन इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ माना जाएगा? इट विल बी कंसिडर्ड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट सेक्शन 13। फिर आता है सेक्शन 12। सेक्शन 12 ना 2 चीज, सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर इन इंडिया, तभी यूज करोगे। एंड जब तक ये फाइंड नहीं करोगे तब तक आपको राइट आंसर नहीं मिलता है। 12(1) तो खाली बोलता है कि व्हेन इट विल अप्लाई व्हेन बोथ आर इन इंडिया। 12(2) जनरली अब सोच के बताओ, अगर दोनों इंडिया में है तो क्या आईटीसी देना चाहिए? सर अगर दोनों इंडिया में है तो रेसिपिएंट को आईटीसी मिलना चाहिए, जनरली तो मिलना चाहिए। तो इसीलिए बहुत जगह यहाँ आपको दिखाई देगा कि 2 डिवीजन है। अगर हम रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हो जाएगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ कहाँ वो कंज्यूम हुआ, कहाँ वो डेल्ट हुआ, डायरेक्ट लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, ताकि रजिस्टर्ड पर्सन को आईटीसी मिल सके। जनरली अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अदरवाइज लोकेशन ऑफ द सप्लायर विल बी कंसिडर्ड। यहाँ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं लिखा हुआ है, यहाँ अगर रेसिपिएंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है तो डायरेक्टली लोकेशन ऑफ सप्लायर यूज हो जाता है। 12(3) इमूवेबल प्रॉपर्टी का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है या इंटेंडेड टू बी लोकेटेड है। अब ध्यान से देखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी में 2 डिवीजन नहीं है। ऐसा नहीं बोला है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दोगे तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन होगा, मतलब यहाँ गवर्नमेंट आईटीसी ट्रांसफर नहीं करना चाहता है। एक एग्जांपल देता हूँ, से सपोज कर्नाटका का एक सीए फर्म है, उन लोग को एक गोवा में इवेंट कराना है, वहाँ वो लोग होटल बुक करते हैं। अब होटल कहाँ है? गोवा में। सप्लायर कहाँ है? गोवा में। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? जहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, गोवा। तो गोवा होटल क्या चार्ज करेगा? C+S ऑफ गोवा। तो क्या रेसिपिएंट को यहाँ आईटीसी मिलेगा कर्नाटका में? नहीं, क्योंकि गोवा का C+S ना वहीं बरी हो जाता है, रेसिपिएंट को आईटीसी नहीं मिलता है। तो इन दिस केस द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी गोवा। तो कहीं कहीं गवर्नमेंट आईटीसी नहीं देना चाहता है आउटसाइड दैट स्टेट। 4 ही सेक्टर ऐसे हैं, एक है इमूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरा है एडमिशन टू एन इवेंट,
तीसरा है ऑन बोर्ड सर्विसेज एंड फोर्थ वन इज रेस्टोरेंट आउटडोर केटरिंग, ऐसे सर्विसेज है। बाकी सब जगह आपको 2 पार्ट मिलेंगे, रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो 12(3) इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। अगर प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है तो एज बोथ आर इन इंडिया, गवर्नमेंट ने कहा प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। इस पे क्यों टैक्स छोड़े। 12(4) परफॉर्मेंस बेस्ड, पर यहाँ बहुत छोटा सा लिस्ट है, लाइक रेस्टोरेंट, आउटडोर केटरिंग, फिटनेस, पर्सनल ग्रूमिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस, बस इतने ही सर्विसेज है। और यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी वेयर इट इज़ परफॉर्म्ड, यहाँ भी आरपी यूआरपी नहीं है। बट बताओ ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या इंपॉर्टेंट है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ, तो गवर्नमेंट ने कहा अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कहाँ ट्रेनिंग प्रोवाइड हो रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो वेर एवर द सर्विस इज परफॉर्म्ड। 12(6) admission to an event, the place of supply will be where the event is held. Organization, is it very important? Yes. Sponsorship, is it very important? देखो एंट्री फी के लिए गवर्नमेंट ने आरपी यूआरपी नहीं दिया है, बट इवेंट मैनेजर्स के लिए या स्पॉन्सरशिप के लिए गवर्नमेंट ने कहा है अगर आरपी को दे रहे हो तो लोकेशन ऑफ आरपी, अगर यूआरपी को दे रहे हो तो वेयर द इवेंट इज हेल्ड, एंड इफ द इवेंट इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया देन लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स 12(8) अगर आरपी को दे रहे हो तो लोकेशन ऑफ आरपी, अगर यूआरपी को दे रहे हो तो वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन। क्या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स भी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आरपी को दे रहे हो तो देखना ही नहीं है गुड्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, डायरेक्टली लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड को दे रहे हो तो वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन। हैंडेड ओवर डिलीवरी नहीं होता है, फॉर देयर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जहाँ स्टार्ट हुआ। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस। आरपी को दे रहे हो तो उसका लोकेशन, यूआरपी को दे रहे हो तो एम्बार्क्स फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी। ऑन बोर्ड सर्विसेज, क्या आपको आईटीसी मिलेगा? आरपी यूआरपी, फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर। टेलीकम्युनिकेशन, इसमें आरपी यूआरपी नहीं है बट फिर भी आईटीसी आराम से मिल जाता है, क्योंकि अगर फिक्स्ड लाइन है तो जहाँ भी डिवाइस इंस्टॉल्ड है। पोस्टपेड कनेक्शन है तो बिलिंग एड्रेस, प्रीपेड है थ्रू सेलिंग एजेंट तो वो सेलिंग एजेंट का लोकेशन, टू फाइनल कंज्यूमर तो जहाँ प्रीपेमेंट रिसीव हुआ, ऑनलाइन है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। एनी केस अदर देन दिस, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, otherwise location of the supplier will be used. Banking and stock broking, हाँ यहाँ ध्यान रखना, ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट एरिया है। यहाँ नहीं बोलता है कि आरपी यूआरपी, यहाँ बोलता है अगर एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट इज अवेलेबल तो उसका एड्रेस ही यूज होगा, एड्रेस नहीं अवेलेबल है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। इंश्योरेंस में हमेशा एड्रेस अवेलेबल रहता है, तो आरपी को तो है तो आईटीसी मिलना चाहिए, यूआरपी को है तो एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट, क्योंकि इंश्योरेंस में तो हम लोग एड्रेस लेते ही हैं। एडवर्टाइजमेंट टू गवर्नमेंट, इट विल बी इन ईच स्टेट वेयर इट इज डिसेमिनेट मतलब जहाँ जहाँ कंज्यूम हुआ है हर स्टेट को मिलना चाहिए। तो वो अग्रीमेंट में लिखा हुआ रहेगा कि कहाँ कहाँ किस किस स्टेट में वो एडवर्टाइजमेंट कंज्यूम हो रहा है, उसके हिसाब से। याद रखना ये एडवर्टाइजमेंट टू गवर्नमेंट है। एडवर्टाइजमेंट टू जेके शाह क्लासेस विल बी कवर्ड बाय 12(2) एंड नॉट बेस्ड ऑन 12(14). दैट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम्स। प्लस यहाँ ना अगर नथिंग इज देयर इन द अग्रीमेंट तो गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब्ड, जैसे कि टीवी एडवर्टाइजमेंट है तो डिवाइडेड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ व्यूअरशिप्स इन ईच स्टेट। रेडियो एडवर्टाइजमेंट है तो नंबर ऑफ रेडियो स्टेशंस इन ईच स्टेट। होर्डिंग, नंबर ऑफ होर्डिंग्स इन ईच स्टेट। पैम्फलेट्स, नंबर ऑफ पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन ईच स्टेट। रेलवेज, लेंथ ऑफ द ट्रैक इन ईच स्टेट। उसके बाद रेलवे टिकट, नंबर ऑफ रेलवे स्टेशंस इन ईच स्टेट। अगर यूटिलिटी बिल के पीछे है तो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन ईच स्टेट।
व्हाट अबाउट टेलीकॉम, SMS से एडवर्टाइजमेंट हो रहा है तो टेलीकॉम, नंबर ऑफ टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स इन ईच स्टेट। इंटरनेट से हो रहा है तो नंबर ऑफ इंटरनेट सब्सक्राइबर्स इन ईच स्टेट। सिनेमा हॉल, नंबर ऑफ स्क्रीन्स इन ईच स्टेट। तो ऐसे डिवाइड करना है। प्लस IGST रूल्स में भी लिखा हुआ है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है और 3 इमूवेबल प्रॉपर्टी 3 स्टेट में है और कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं दिया हुआ है तो कैसे डिवाइड करोगे? अगर अकोमोडेशन रिलेटेड है तो नंबर ऑफ नाइट्स के हिसाब से, हाउस बोट में है तो नंबर ऑफ आवर्स एज डिक्लेयर्ड बाय सप्लायर। मतलब अगर कोई हाउस बोट केरला वाटर्स के पास था 22 आवर्स के लिए, 2 आवर्स के लिए कर्नाटका वाटर्स के पास था, तो 22:2 में केरला और कर्नाटका में प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। और आपको हर स्टेट के प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए अलग अलग इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, वो सब पॉइंट्स के लिए एप्लीकेबल है। कोई और केस है इमूवेबल प्रॉपर्टी का तो एरिया के हिसाब से, स्क्वायर फीट के वगैरह के हिसाब से डिवाइड कर देना। इवेंट, अगर इवेंट 2 जगह हो रहा है, बेंगलोर मुंबई, तो कैसे डिवाइड करोगे? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। टेलीकम्युनिकेशन 2 स्टेट में है तो नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ईच स्टेट। परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस, अगर गुड्स की रिपेयर 2 जगह हो रही है तो अगर सेम गुड्स रिपेयर हो रहे हैं तो इक्वली, डिफरेंट गुड्स रिपेयर हो रहे हैं तो वैल्यू ऑफ गुड्स के हिसाब से रेशियो प्रोपोर्शन कर देना। अगर मेकअप, इंडिविजुअल का मेकअप हो रहा है 3-4 जगह तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देन वी मूव ऑन टू गुड्स। सेक्शन 11 गुड्स इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। 2 ही ट्रांजैक्शन है, एक इंपोर्ट और एक एक्सपोर्ट। इंपोर्ट में लोकेशन ऑफ इंपोर्टर ध्यान रखना, ऐसा नहीं बोला है कि वेयर द गुड्स आर इंपोर्टेड, क्योंकि ऐसा हो सकता है इंपोर्टर बेंगलोर में है पर गुड्स आ रहे हैं चेन्नई में, तो जहाँ इंपोर्टर होगा ना वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। एक्सपोर्टर आउटसाइड इंडिया, अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो आउटसाइड इंडिया विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होने से ही हम लोग को एक्सपोर्ट का बेनिफिट मिल जाता है। फिर बात करते हैं 10 का। 10 गुड्स डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। What will be the place of supply for goods domestic transaction? गुड्स डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के लिए अगर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट, जैसे गुड्स जा रहे हैं बेंगलोर से मुंबई तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? मुंबई, वेयर द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। इफ सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट, इफ सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट, लोकेशन ऑफ द गुड्स, जहाँ पे गुड्स है दैट प्लेस। जैसे कि यहाँ कोई बेंच है और वो बेंच मैंने बेच दी, जो ये प्रीमाइस नेक्स्ट टाइम ऑक्यूपाई करने वाला है, तो बेंच तो यही है, बेच दी पर बेंच मूव थोड़े हो रहा है। प्लेस ऑफ सप्लाई होगा जहाँ बेंच है, दैट इज लोकेशन ऑफ द गुड्स। सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, बहुत प्रॉब्लम होता था कि कहाँ वो टर्मिनेट हो रहा है हमको क्या पता, इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा तो 10(1)(a) और 10(1)(c) देखना ही नहीं है, तो 10(1)(c)(a) देखना है। अगर एड्रेस अवेलेबल है किसका? रेसिपिएंट का, तो सच एड्रेस विल बी यूज्ड। अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर विल बी यूज्ड। असेंबली या इंस्टॉलेशन का केस है तो जहां वो गुड्स को असेंबली या इंस्टॉल किया। गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड ऑफ अ कन्वेयंस वेयर द गुड्स वर टेकन ऑन बोर्ड, जहां भी गुड्स वर टेकन ऑन बोर्ड दैट विल बी कंसिडर्ड एज प्लेस ऑफ सप्लाई। तो एयरक्राफ्ट में अगर कुछ बेचा जा रहा है तो जहाँ वो गुड्स को बोर्ड पे लिया था दैट विल बी कंसिडर्ड। तो बेंगलोर मुंबई के फ्लाइट में बेंगलोर में लिया, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी बेंगलोर। 10(1)(b), 10(1)(b) बात करता है बिल टू शिप टू का। बिल टू कौन होता है? बिल टू इस प्रोविजन के लिए थर्ड पर्सन, जिसको बिल कर रहे हैं उसको थर्ड पर्सन बोला है। शिप टू में रेसिपिएंट या एनी अदर पर्सन लैंग्वेज यूज्ड है, क्योंकि जिसको शिप कर रहे हैं ना, या तो वो अल्टीमेट रेसिपिएंट हो सकता है या वो जॉब वर्कर वगैरह हो सकता है, जो पहले मेरे बिहाफ पे गुड्स रिसीव करेगा और फिर वो प्रोसेसिंग करके मुझे वापस भेज देगा। अब यहाँ द प्लेस ऑफ सप्लाई इज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द थर्ड पर्सन on whose direction the goods were delivered to the recipient or any other person. अब in this case प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? थर्ड पर्सन का लोकेशन। तो अगर ऐसा ट्रांजैक्शन है जहाँ A दिल्ली में है, B दिल्ली में है,
पर गुड्स जा रहे हैं सी कर्नाटका, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा सर? जिसको इनवॉइस बना रहे हो, जिसको इनवॉइस बना रहे हो दिल्ली, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब एक सीबीआईसी का सर्कुलर आया है, सीबीआईसी के सर्कुलर में लिखा हुआ है कि अगर बी अनरजिस्टर्ड पर्सन हुआ, बी क्या है? अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो 10(1) CA लगाना, 10(1) B मत लगाना, 10(1) CA लगाना। और 10(1) C क्या बोलता है? एड्रेस अवेलेबल है तो सच एड्रेस यूज करो, एड्रेस नहीं अवेलेबल है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। अब ये सर्कुलर आया है बेसिकली ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए, जहां ऑनलाइन गुड्स बेचे जा रहे हैं, बिल एक जने को हो रहा है और शिप किसी दूसरे स्टेट में हो रहा है। तो क्वेश्चन इज यहाँ एड्रेस अवेलेबल रहेगा? हाँ सर एड्रेस तो अवेलेबल रहेगा। अब एड्रेस अवेलेबल है तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो एड्रेस हो जाएगा, पर यहाँ तो दो एड्रेस अवेलेबल है ना, एक दिल्ली का एड्रेस अवेलेबल है और एक कर्नाटका एड्रेस अवेलेबल है, तो कौन सा यूज होगा? दिल्ली वाला एड्रेस यूज होगा या कर्नाटका वाला एड्रेस यूज होगा? क्लैरिफिकेशन में लिखा हुआ है डिलीवरी एड्रेस, दैट इज कर्नाटका। तो याद रखना 10(1) B अगर क्वेश्चन रजिस्टर्ड पर्सन का है, जहां रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है, तो जिसको इनवॉइस किया है वो देखना। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो डिलीवरी एड्रेस देखना जहां गुड्स डिलीवर हो रहे हैं। बिकॉज इस सर्कुलर में इंस्ट्रक्शन भी दिया है कि सप्लायर शुड मेंशन द डिलीवरी एड्रेस एज प्लेस ऑफ सप्लाई एंड एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट। तो क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि सप्लायर तुमको यही मानना पड़ेगा कि कर्नाटका उसका एड्रेस है एंड कर्नाटका विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, ताकि कंजम्पशन प्रिंसिपल मीट हो सके। जहां गुड्स डिलीवर हो रहे हैं दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर? तो ये सर्कुलर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स नाउ क्विकली गो थ्रू ऑल द पॉइंट्स वंस। देखिए पहले हमने देखा 7 to 14 पढ़ना है, फिर हम गए 13 में। जनरली प्लेस ऑफ सप्लाई रेसिपिएंट का लोकेशन होता है, पर अगर परफॉर्मेंस बेस्ड है तो जहाँ परफॉर्म हो रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी जहाँ प्रॉपर्टी है, इवेंट जहाँ इवेंट हेल्ड हुआ, मोर देन वन प्लेस इन टैक्सेबल टेरिटरी तो टैक्सेबल टेरिटरी, अगर इफ़ इट इज़ इन मोर देन वन स्टेट तो ईच स्टेट में डिवाइड करना है। 3 सर्विसेज के लिए हमेशा लोकेशन ऑफ सप्लायर होगा। पहला बैंकिंग टू अकाउंट होल्डर्स, इंटरमीडियरी, हायरिंग ऑफ अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अप टू अ पीरियड ऑफ 1 month अदर देन एयरक्राफ्ट और वेसल बट इंक्लूडिंग यॉट। फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स तो डिलीट हो गया है। देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर जहाँ से एम्बार्क किया, ऑन बोर्ड सर्विसेज फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर पॉइंट, OIDR लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। अगर सप्लायर आउटसाइड इंडिया है और B2C केस है तो सप्लायर को इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और टैक्स पे करना पड़ेगा। 13 रिसर्च एंड डेवलपमेंट फार्मा इंडस्ट्री का होगा तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। अगर वेसल और एयरक्राफ्ट का है वापस मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल होगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। 12(2) अगर दोनों इंडिया में है तो 12 यूज करते हैं। 12(2) जनरली तो 2 पार्ट होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में 2 पार्ट नहीं होता है, परफॉर्मेंस बेस्ड में भी 2 पार्ट नहीं होता है, ट्रेनिंग में 2 पार्ट होता है, एडमिशन टू एन इवेंट नहीं, ऑर्गेनाइजेशन वापस 2 पार्ट, स्पॉन्सरशिप इंपॉर्टेंट है इसमें, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में वापस 2 पार्ट, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट वापस 2 पार्ट, ऑन बोर्ड सर्विसेज नहीं, फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर पॉइंट। टेलीकॉम में अलग अलग केसेस है, बैंकिंग एड्रेस या नो एड्रेस, इंश्योरेंस RP लोकेशन ऑफ RP, URP एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट, एडवर्टाइजमेंट टू गवर्नमेंट हर स्टेट में माना जाएगा। IGST रूल्स, अकोमोडेशन है तो नंबर ऑफ नाइट्स, हाउस बोट नंबर ऑफ आवर्स, अदर्स एरिया के हिसाब से। इवेंट और परफॉर्मेंस इंडिविजुअल जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। टेलीकॉम में नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ईच स्टेट, गुड्स अगर सेम गुड्स 2 जगह 2 स्टेट में ट्रीट हो रहे हैं तो इक्वली डिफरेंट गुड्स हो रहे हैं तो डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ गुड्स। 11 इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, इंपोर्ट में लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, एक्सपोर्ट में आउटसाइड इंडिया। 10 गुड्स डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस को कैटर करता है, सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट जहां टर्मिनेट हुआ, सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट, लोकेशन ऑफ द गुड्स, सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, एड्रेस नो एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है।
assembly आपको पता है, goods on board of a conveyance where it was taken on board, bill to ship to principal place of business of the third person on whose direction the goods were delivered to the recipient or any other person. और याद रखना, अगर it is supplied to unregistered person और bill to ship to का transaction है तो 10(1) CA यूज करना, और जहाँ डिलीवरी हो रहा है that is considered as address of recipient, वही place of supply माना जाएगा. registered person को रहेगा तो 10(1) B यूज करना, because 10(1) CA is applicable only when the supply is to a unregistered person. See you all in the next video.